भगवान सबका भला करे। मतलब मैं तो एकदम एक अलग, हमसे लोगों ने कहा भैया क्लास लोगे, मैंने कहा क्लास ही लेना है। ये राजनीतिक पारी की जो आज मैंने शुरुआत की है उसका सिर्फ एकमात्र उद्देश्य है शिक्षा का पुनरुद्धार। भारत महान था जब तक्षशिला और नालंदा जैसी यूनिवर्सिटियां थी हमारे यहां। चाणक्य जैसे एल्यूमिनाई निकलते थे तक्षशिला से। कोई भी परिवार, कोई भी समाज, कोई भी राष्ट्र तब तक शक्तिशाली नहीं हो सकता जब तक उसकी शिक्षा अच्छी नहीं होगी। जय हिंद फ्रेंड्स। तो कल हमने पढ़ा एडमिनिस्ट्रेशन और एलियन डेस्पोटिज्म, विदेशी निरंकुशता। क्या टर्म इस्तेमाल किया है, इस टर्म को इनबॉक्स कर लेना एनसीईआरटी में। एलियन डेस्पोटिज्म 1858 का एक्ट ऑफ 1858 एंड एक्ट ऑफ 1861। चार्ल्स वुड का बड़ा फेमस स्टेटमेंट है, उसको इनबॉक्स कर लेना। अरे बहुत अच्छा, वेलकम वेलकम वेलकम। बड़ा प्यारा, अगर तुम इंग्लिश की एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो ये वर्ड है एलियन डेस्पोटिज्म। ये सब टर्म जो है ना पकड़ने चाहिए। विदेशी निरंकुशता। तो चार्ल्स वुड नीचे कमेंट करता, हो सकता वही स्टेटमेंट उठा के मेंस में दे दे, तुमसे मेंस का क्वेश्चन पूछ ले। चार्ल्स वुड कहता है कि जब भी कोई सुपीरियर रेस किसी कमजोर रेस पर राज करती है तो निरंकुशता सबसे नरम रूप में मौजूद रहती, मतलब निरंकुशता रहेगी ही रहेगी। निरंकुशता रहेगी ही रहेगी। एलियन डेस्पोटिज्म। अब प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, प्रांतीय प्रशासन। पहला पॉइंट, टू टाइप्स, प्रेसिडेंसीज यानी कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे। कौन गवर्नर करेगा? गवर्नर एंड 3 मेंबर्स काउंसिल। इनको कौन अपॉइंट करेगा? क्राउन। अपॉइंटेड बाय क्राउन। प्रेसिडेंसीज यानी कलकत्ता, मद्रास, बंबई, कौन चलाएगा? गवर्नर और उसका 3 मेंबर का काउंसिल। इस गवर्नर और उसके काउंसिल को कौन अपॉइंट करेगा? क्राउन। अदर स्टेट्स, अन्य राज्य, प्रेसिडेंसीज के अलावा जो राज्य हैं उनको कौन चलाएगा? लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ कमिश्नर्स। अपॉइंटेड बाय गवर्नर जनरल। ये पहला फीचर। ब्रिटिश टेरिटरी वर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, प्रेसिडेंसीज, अदर स्टेट्स। प्रेसिडेंसीज को कौन चलाएगा? गवर्नर और उसका 3 मेंबर काउंसिल। कौन अपॉइंट करेगा? क्राउन। तो जब क्राउन सीधे अपॉइंट करेगा यानी इनके पास शक्तियां ज्यादा होंगी, दे विल हैव मोर पावर्स।
और अदर स्टेट्स, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस, पंजाब, इनको कौन चलाएगा? लिख लो एग्जांपल, पंजाब, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस, इनको कौन चलाएगा? लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड चीफ कमिश्नर्स। इनको कौन अपॉइंट करेगा? गवर्नर जनरल। पहला फीचर। दूसरा फीचर, टिल 1833 presidencies and states had autonomy, स्वायत्तता। 1833 तक प्रेसिडेंसीज और राज्यों के पास स्वायत्तता थी, लेकिन बट एक्ट ऑफ 1833 स्ट्रिक्ट सेंट्रलाइजेशन, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल क्या बन गया? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गया क्या? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और सारी स्ट्रिक्ट सेंट्रलाइजेशन यानी कठोर केंद्रीयकरण, सारा पैसा केंद्र में इकट्ठा होगा, फिर केंद्र राज्यों को खर्चे के लिए देगा। सारा पैसा केंद्र इकट्ठा करेगा, सारा टैक्स केंद्र के पास आएगा और फिर केंद्र प्रांतों को खर्चा करने के लिए देगा। और इतने बड़े उपमहाद्वीप, सब कॉन्टिनेंट में यह संभव ही नहीं था। इतने बड़े सब कॉन्टिनेंट में यह संभव ही नहीं था, पॉसिबल ही नहीं था। ये स्ट्रिक्ट सेंट्रलाइजेशन। अब तुम देखो मौर्यन पीरियड में, मौर्यन पीरियड सेंटर running with the help of states, 5 big states, तोसली, पाटलिपुत्रा, तक्षशिला। मुगल पीरियड सूबास, Mughal territory was divided into subas, states, 5 big provinces, Tosali or what you call Kaling, Patliputra, तक्षशिला, मतलब स्ट्रिक्ट सेंट्रलाइजेशन चल ही नहीं सकता। और फिर बाद में मुगलों ने, अकबर ने सूबा सिस्टम ले आए, सूबेदार, गवर्नर। अब जब इन लोगों ने पूरे भारतीय EIC और ब्रिटिश, जब इन्होंने कठोर केंद्रीकरण की कोशिश की, स्ट्रिक्ट सेंट्रलाइजेशन की कोशिश की, तो दिक्कत खड़ी हो गई, परेशानियां खड़ी हो गई। इतना बड़ा उपमहाद्वीप, इतने बड़े उपमहाद्वीप को एक सेंटर से चलाना असंभव। बिल्कुल पीयूष कुमार, इतनी बड़ी कंट्री का शासन
सेंट्रलाइजेशन, स्ट्रिक्ट सेंट्रलाइजेशन के थ्योरी पर कुशलतापूर्वक नहीं चलाया जा सकता। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। अब जब समस्या खड़ी हो गई कि स्ट्रिक्ट सेंट्रलाइजेशन चल ही नहीं सकता, तो फिर फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन की शुरुआत हुई। वित्तीय विकेंद्रीकरण, फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन, वित्तीय विकेंद्रीकरण, फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन की शुरुआत हुई। ये सब टर्म जो है ना, ये सेव करके रखो। है यार, देखो जब भी तुम कुछ काम करते हो तो तुम्हारे बहुत सारे लोग समर्थक होते हैं, बहुत सारे लोग विरोधी होते हैं। जिनके इंटरेस्टों को तुम पूरा करते हो वो तुम्हारे समर्थक हो जाते हैं, जिनके इंटरेस्टों को तुम नुकसान पहुंचाते हो वो तुम्हारे विरोधी हो जाते हैं। पर राजनीति में दुश्मनी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार नेहरू जी को हिटलर कह दिया था, रिजाइन कर दिया था। मतलब मैं तो बहुत हैरान हूं कि जिस तरह से अच्छे अच्छे नेता मुझ पर हमला कर रहे हैं, तो मुझे लगता है यार मेरी व्यक्तिगत दुश्मनी तो विचारधारा है, आपकी अपनी विचारधारा है, हमारी अपनी विचारधारा है, और ये जनता तय करेगी कि उसको किस विचारधारा पर रहना है। हम तो फाइनली किसके पास जाएंगे? जनता के पास जाएंगे कि साहब हम भी आपके सामने खड़े हैं, ये भी आपके सामने खड़े हैं, तो वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलोमनली रिजॉल्व, वो जनता डिसाइड करेगी। लेकिन फिर भी भगवान सबका भला करे। मतलब मैं तो एकदम एक अलग, हमसे आज लोगों ने कहा भैया क्लास लोगे, मैंने कहा क्लास, क्लास ही लेना है। ये राजनीतिक पारी की जो आज मैंने शुरुआत की है उसका सिर्फ एकमात्र उद्देश्य है, शिक्षा का पुनरुद्धार। भारत महान था जब तक्षशिला और नालंदा जैसी यूनिवर्सिटियां थी हमारे यहां। चाणक्य जैसे एल्यूमिनाई निकलते थे तक्षशिला से। कोई भी परिवार, कोई भी समाज, कोई भी राष्ट्र तब तक शक्तिशाली नहीं हो सकता जब तक उसकी शिक्षा अच्छी नहीं होगी।